नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में, और आज हम मौजूद हैं लोधी गार्डन में। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। दुनिया में क्या कुछ हलचल है, देश दुनिया से के साथ साथ में वेदर से लेकर हर एक खबर आपके सामने अपडेट के साथ में रखेंगे। तो हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से सियासी पारा तो बढ़ ही गया है, लेकिन अब पुलिस भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कई सारे सुरागों को जुटाया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो अब पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन आखिरकार ये कौन से लिंक्स हैं जो कि पुलिस के हाथ लगे हैं, आपको जानकारी देते हैं। बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस एक्शन में है और अब तक इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और जांच की कमान सीआईडी को सौंपी है। सीआईडी की होमिसाइड टीम जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges. पुलिस मध्यम ग्राम और आसपास के रास्तों के 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि हमलावरों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके। फर्जी नंबर प्लेट वाली कार जब्त। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई एक संदिग्ध कार को जब्त किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है। वो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है। पुलिस ने सिलीगुड़ी से असली कार मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन दस्तावेज दिखाने पर उसे छोड़ दिया गया। वारदात स्थल से पुलिस को 9 mm पिस्टल के खोखे मिले हैं। पुलिस को शक है कि ये किसी स्थानीय अपराधी का काम नहीं, बल्कि भाड़े के प्रोफेशनल शूटर्स द्वारा की गई टारगेटेड किलिंग है। शूटर ने हत्या के लिए ऑस्ट्रिया में बनी ग्लोक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया। ग्लॉक पिस्टल भारत में आम नागरिकों के लिए बैन है। पुलिस का दावा है कि अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इस हत्याकांड ने बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की बहस को छेड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो संपूर्ण हो गए, रिजल्ट्स भी सामने आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंसा का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हावड़ा से अब सामने आ गया है। दरअसल यहाँ पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम बरसाए हैं। आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ जोरदार हिंसा और पथराव हुआ है। तस्वीरें हावड़ा के शिवपुरी इलाके की हैं, जहां 2 गुटों में झड़प के बाद देसी बम फेंके गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी का आरोप है कि इलाके के तृणमूल नेता शमीम अहमद के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर फेंके गए और बमबाजी भी की गई। हिंसा में बीजेपी के करीब 5 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। घर में बम छुरा है, गोली भी चलाया था। उसका क्यों, उसका लड़का क्यों भाजपा का होकर के कैंडिडेट को जो एजेंट 273 बूथ में वो एजेंट बैठा हो, क्यों बैठाया, बीजेपी का एजेंट क्यों हुआ है, इस सिलसिले में बोल करके हमला चलाया। जो वो लोग यहीं पर जो भय डर का जो माहौल बनाया, तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिसी था, आज वो जो पॉलिसी लिया है हार के बाद, हार तो उसका हजम नहीं हो रहा है ममता बनर्जी और सबका। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवपुरी थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है। अब कई लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस प्रशासन एक्शन में है, लेकिन हिंसा की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। हर नए दिन के साथ मारपीट और खून खराबे की नई खबरें आ रही हैं।
बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं और विधायक दल की बैठक होने जा रही है। तो इस विधायक दल की बैठक में जो चुने हुए विधायक हैं वो विधायक दल के नेता का चयन करेंगे और भी कई सारी खास चीजें आज पश्चिम बंगाल में होने वाली हैं। तो आपको बता दें कि आजादी के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कल शपथ ग्रहण रखा गया है। और क्या कुछ खास है आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ समारोह होगा। इसके लिए पहले ही तैयारियां जोरों पर हैं। आज कोलकाता में विधायक दल की बैठक, अमित शाह बैठक में रहेंगे मौजूद। विधायक दल के नेता का चुनाव। इस बैठक में अमित शाह शपथ समारोह के संबंध में पार्टी नेताओं के साथ विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही नए मंत्रिमंडल की रूपरेखा, जिसमें इसकी संरचना, प्रमुख पोर्टफोलियो पर भी मंथन होगा। सीएम पद की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, रूपा गांगुली, स्वपन दास गुप्ता, तापस रॉय, अशोक डिंडा, डॉक्टर राजेश कुमार का नाम शामिल है। ये जो सारे नाम हैं, सबकी अपनी पहचान है और बीजेपी को बंगाल में सत्ता में लाने के लिए इन लोगों ने खून पसीना एक किया है। शपथ समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 4000 पुलिसकर्मी की तैनाती होगी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार है। बंगाल में ये शपथ समारोह सिर्फ शपथ नहीं, बल्कि बंगाल में बदलाव का प्रतीक भी होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। लखनऊ से करीब 1000 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे और वहां जाकर ममता दीदी से उन्होंने मुलाकात की। वहीं अखिलेश यादव ये भी कहते हुए बीते दिन नजर आए कि दीदी आप हारी नहीं हैं और क्या कुछ खास रहा आपको दिखाते हैं। बंगाल की सियासी पिच पर हुए बड़े उलटफेर के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे कोलकाता ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए। आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। आप हारे नहीं है। हारे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में थर्ड फ्रंट विपक्षी एकता को लेकर गहन मंथन हुआ है। बीजेपी की जीत के कारणों और ईवीएम के मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच सहमति दिखी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी का फैसला सही है। बीजेपी ने वोट चोरी की है, सभी पार्टियां उनके साथ हैं। देश की जनता इसके बाद जाग जाएगी। जो बंगाल में हुआ है, जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स से, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया। सुनने में तो ये भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे। और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहाँ से चुनाव करा कर जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, लेकिन ममता दीदी ने जो संघर्ष किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। हम दीदी के साथ खड़े हैं। बंगाल से लेकर यूपी तक हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और जनता इस लड़ाई में हमारा साथ देगी, उसका पूरा भरोसा है। अब अगर तमिलनाडु की बात की जाए, साउथ की बात की जाए, तो सत्ता के बेहद करीब पहुंचने के बावजूद भी टीवीके के जो प्रमुख हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेहद दूर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जनता ने तो फैसला सुना दिया और टीवीके को सत्ता की दहलीज तक भी पहुंचा दिया। लेकिन कैसे ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके के लिए सरकार बनाने की राह कांटों भरी नजर आ रही है। तमिलनाडु की जनता ने अपना फैसला सुना दिया।
लेकिन सत्ता की दहलीज पर आकर विजय के शपथ में पेच फंस रहे हैं। एक्टर जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने चेन्नई में लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है, लेकिन राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में एक स्थिर सरकार की जरूरत है और अभी उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। लोक भवन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए आवश्यक समर्थन पत्र अब तक वो नहीं दिखा पाए हैं। जाहिर है अब विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले सकेंगे जब राज्यपाल को बहुमत का मैजिक नंबर यानी 118 विधायकों का समर्थन दिखाएंगे। अब तक विजय को कांग्रेस की ओर से ही समर्थन की चिट्ठी मिली है, यानी टीवीके के 107 के साथ कांग्रेस के 5 विधायकों को मिला दें तो ये आंकड़ा 112 तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल बाकी 5 विधायकों को लेकर है। सीपीआईएम के 2, सीपीआई के 2 और वीसीके के 2 विधायकों को मिला दें तो आंकड़ा बहुमत के पार 119 पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक इन तीनों पार्टियों की ओर से विजय को समर्थन वाली चिट्ठी नहीं मिली है। हालांकि तीनों पार्टियों ने आज जो बयान दिया उससे साफ होता है कि विजय को सीएम बनते देखने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। One party has emerged as single largest party, and that single largest party makes claim to form the government, and it should be given the chance, opportunity to form the government. After having a discussion with our frontline leaders of our party, so we will organize a high-level committee meeting tomorrow evening. We will wait for the decision of CPI and CPM. Tamil Vetri Kazhagam and its leader, Mr. Vijay, who have been voted as the single largest party by popular verdict, why he is not being called upon to stake his claim and take oaths, then reasonable time can be given to prove his majority on the floor of the House. अब देखना होगा कि रियल लाइफ में हर फिल्म के लास्ट में बड़े से बड़े विलन को धूल चटाने वाले अभिनेता से नेता बने थलापति विजय रियल लाइफ के पॉलिटिकल क्लाइमैक्स को कब तक सुलझा पाते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद रहे तो उन्होंने कहा कि जो भी कोई अपराधी आने वाले समय में सिर उठाएगा उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही साथ सहारनपुर में ये भी कहा कि अब फतवा का जमाना चला गया और अब जीने का जमाना आ गया और अगर कोई ऐसा नहीं करने देता तो एटीएस तैयार है। सहारनपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। सीएम योगी ने कड़ा संदेश दिया कि अब प्रदेश में फतवे नहीं बल्कि एटीएस के कमांडो सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सीएम ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं उनका काम तमाम होना तय है। देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे फतवे नहीं, देश की सुरक्षा का एक सेंटर बनना चाहिए। हमने कहा यहाँ पे एटीएस का एक सेंटर हम दे देते हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनकर के तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। अब हमारे एटीएस के कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। देवबंद में एटीएस सेंटर 2000 वर्ग मीटर में फैला अभेद्य किला। जाबाज कमांडो को हाईटेक ट्रेनिंग, आतंकियों के स्लीपर सेल और संदिग्धों पर सीधी नजर। सीएम योगी ने साफ किया कि अब समूचे यूपी के साथ सहारनपुर भी विकास की पथ पर सरपट दौड़ रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। योगी सरकार का ये कदम साफ संदेश है कि सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। देवबंद का एटीएस सेंटर अब उन ताकतों के लिए काल साबित होगा जो यूपी की शांति भंग करना चाहते हैं। और अब आप
आपके लिए देश से जुड़ी हुई गौरव की खबर बता देते हैं, जहां पर जो वंदे मातरम गाना है उसको राष्ट्रगान जैसा बड़ा दर्जा दिया गया है। तो बंगाल विजय के बाद में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक जो हुई उसमें फैसला लिया गया है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें वंदे मातरम का अपमान अब कंप्लीट अपराध होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। अब वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्राप्त कर चुका है। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन कर दिया है। अब वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना या उसके गायन में बाधा डालने में 3 साल तक की जेल या भारी जुर्माने या दोनों का दंडनीय अपराध है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया ये निर्णय भारत की सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद और राष्ट्र पहले की भावना को मजबूत करता है। वंदे मातरम को ये सम्मान देना हमारे अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उधर यूपी के सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की सराहना की है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मई 2026 में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर कानूनी दर्जा देने के सरकारी प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। ओवैसी का तर्क है कि वंदे मातरम एक देवी की वंदना है, जिसे जबरन राष्ट्रवाद के पैमाने के रूप में नहीं थोपा जाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वंदे मातरम एक देवी की प्रस्तुति है, इसे राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता। जन गण मन भारत और उसके लोगों का गुणगान करता है, किसी खास धर्म का नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, न कि भारत माँ से। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग पिछले साल दिसंबर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई एक विशेष चर्चा के दौरान उठी थी। और खबर अब आपको टीसीएस से जुड़ी हुई बता देते हैं, जिसकी मास्टरमाइंड निदा खान को बताया जा रहा था। फिलहाल निदा खान की गिरफ्तारी एक लंबे समय के बाद आखिरकार हो गई है। तो आपको बता दें 25 दिन के बाद में निदा खान की गिरफ्तारी हुई है। टीसीएस धर्मांतरण मामले की मास्टरमाइंड बताई जा रही है निदा खान, और संभाजी नगर से निदा खान को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, पुलिस की टीम थी, निदा खान की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह पर दबिश दे रही थी। इस सबके बीच में निदा खान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बड़े और गंभीर आरोप निदा खान के ऊपर है। तो आपको बता दें गिरफ्तारी से बचने के लिए निदा खान की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से निदा खान को कोई भी राहत नहीं मिली, और अब जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए निदा खान ने अग्रिम जमानत डालने की कोशिश करी थी, लेने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। टीसीएस धर्मांतरण कांड में निदा खान समेत 9 लोगों की कुल मिलाकर अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कन्वर्जन रैकेट की लेडी कैप्टन गिरफ्तार, जिसकी 25 दिनों से थी तलाश, वो पकड़ी गई। टीसीएस धर्मांतरण केस की मास्टरमाइंड अरेस्ट। ये वो चेहरा है जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से थी। कस्टडी में कार की पिछली सीट पर बैठी निदा खान को आखिरकार पुलिस खोज लाई। धर्मांतरण की मैडम खान को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद नासिक की क्राइम ब्रांच ने उसे अरेस्ट किया। 25 मार्च 2026 को नासिक में टीसीएस कंपनी में धर्मांतरण और यौन शोषण से जुड़ा मामला सामने आया था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसी दिन पहली एफआईआर दर्ज की थी। 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की 9 महिला कर्मचारियों ने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन कंपनी की एचआर एग्जीक्यूटिव और मुख्य आरोपी निदा खान पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी और लगातार चकमा देती रही। निदा की तलाश में मुंबई के मुंब्रा, भिवंडी, फिर पुणे, नासिक समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई।
आखिरकार छत्रपति संभाजीनगर में निदा खान के ठिकाने का पता लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निदा के खिलाफ नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। निदा को अब नासिक की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। निदा खान पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही संगीन हैं। टीसीएस कैंपस में महिला कर्मचारियों के धर्मांतरण और जबरन इस्लामिक रीति रिवाज सिखाने का आरोप, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, रेप और यौन शोषण केस में आरोपियों की मदद करने का आरोप निदा खान पर है। सिर्फ यही नहीं, निदा जबरन महिला कर्मचारियों को बुर्का पहनना सिखाती थी। निदा पहले तो महिलाओं से दोस्ती बढ़ाती और फिर धीरे धीरे उन्हें नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग देने लगती। निदा पर आरोप है कि वो कन्वर्ट की गई महिलाओं का एक नेटवर्क तैयार कर रही थी ताकि वो इस काम को आगे बढ़ाए। लेकिन इस केस की सबसे अहम कड़ी, निदा की गिरफ्तारी के बाद से उम्मीद है कि इससे जुड़े कई नए खुलासे सामने आएंगे। और चलिए अब एक ऐसे स्कैम की बात कर लेते हैं जिसके कनेक्शन कोलकाता से लेकर कानपुर तक पाए गए हैं। दरअसल ये जो आरोपी था ये 3200 करोड़ का फर्जीवाड़ा करके कानपुर से माफ कीजिएगा कोलकाता से भागा और उसके बाद में वो यूपी आता है। लेकिन यूपी में कैसे उसे योगी फोर्स धर दबोचती है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कानपुर में करोड़ों का खेल, कोलकाता से कनेक्शन। 3200 करोड़ का फर्जीवाड़ा, बंगाल से लौटते मास्टरमाइंड गिरफ्तार। टीएमसी नेता की पनाह, पप्पू छुरी का गेम ओवर। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स 3200 करोड़ से अधिक के कथित वित्तीय फर्जीवाड़े का आरोपी है। इसका नाम है महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी। दावा किया जा रहा है कि महफूज फरवरी में कोलकाता भाग गया था और वहां एक टीएमसी नेता के यहां पनाह ली थी। लेकिन बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद वो कानपुर लौटा और यहां आते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। बंगाल में कहाँ थे? कोलकाता में? कहाँ पे? किसके यहाँ? 68 बैंक खातों के 3200 करोड़ के लेन देन का आरोपी महफूज आलम एक बड़ा गिरोह चलाता था। लोगों को बीमा कराने और बैंक से लोन दिलाने के नाम पर झांसा देता और इसी बहाने लोगों के पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज हासिल कर लेता था और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पीड़ितों की जानकारी के बिना उनके नाम पर कई फर्जी जीएसटी फर्में उसने बना रखी थीं। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है। महफूज ने अपना नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर बंगाल तक फैला रखा था। पूछताछ में महफूज ने बताया कि खातों में आने वाला अधिकांश पैसा स्लॉटर और स्क्रैप कारोबार से जुड़ा था। पुलिस ने आरोपी के 2 और रिश्तेदारों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। सर 3200 नहीं, पहले तो 1600 का था सर। हाँ। तो ट्रांजैक्शन हमारे जो 6 अकाउंट मेरे हैं और जो और अकाउंट है वो हमने खुलवाए थे, उनको पैसा उनका अकाउंट का देते थे सर। और इसके पीछे पहले हम 3 साल तक सलाटर का काम किए। पहले हम सेविंग अकाउंट से पैसा निकालते थे, IDBI बैंक में सेविंग अकाउंट से निकालते थे। वहाँ सत्यप्रकाश जी मिले, उन्होंने कहा कि एक APMC एक होता है कागज जो बना देंगे तो उससे निकालेंगे तो अनलिमिटेड आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो उसका 1.5 लाख रुपए लेते थे बैंक वाले। आरोपी ने दावा किया कि एक बैंक कर्मचारी फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और बड़े ट्रांजैक्शन के बदले कमीशन लेने में शामिल था। पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है। और चलिए आपको खबर बताते हैं दिल्ली से, जहां पर एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो कि नकली दवाएं बेच रहा था। आप सोचिए, जानकारी ये मिली है कि ये जो रैकेट था नकली दवाओं को बेचने का, ये सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दवाओं को सप्लाई कर रहे थे। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप भी दिल्ली NCR में रहते हैं तो दवाओं को बहुत ही देख कर खरीदिए।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते शुक्रवार को कैंसर, अस्थमा और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की नकली दवा बनाने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के ही मुखर्जी नगर में ऑपरेट हो रही इस फर्जी दवा फैक्ट्री पर जब टीम ने छापा मारा तो मौके से 6 करोड़ की दवा बरामद हुई, जिसमें से 5 करोड़ की दवा नकली निकली। पुलिस को इस छापेमारी में हेपेटाइटिस की दवाइयां, इंसुलिन इंजेक्शन, कैंसर की दवाइयां, रेबीज वैक्सीन, स्नेक वेनम एंटी सीरम, विटामिन डी इंजेक्शन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, अस्थमा जैसी कई जीवन रक्षक दवा बरामद हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, मौके से पुलिस टीम को 4 पैकेजिंग मशीनें, नकली लेबल और भारी मात्रा में पैकिंग मटेरियल भी बरामद हुआ। पुलिस ने सिंडिकेट के सरगना और मास्टरमाइंड मनोज जैन, राजू, विक्रम सिंह समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा है। दरअसल क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि मुखर्जी नगर इलाके में एक प्लॉट में नकली दवा बनाई जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की तो मौके पर 90,000 नकली दवाइयां और मुख्य आरोपी मिला। मनोज जैन से पूछताछ के बाद पुलिस ने अन्य ठिकानों पर रेड की, जहां से बाकी 2 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का ये सप्लाई नेटवर्क दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों तक फैला था। मनोज और उसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते म्यांमार में भी नकली दवाइयां सप्लाई करते थे। पुलिस को हवाला के जरिए पैसे के लेन देन के भी कई सुराग मिले हैं और इसी से इस पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क की जांच की जा रही है। आरोपी मनोज जैन ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वो इम्फाल, मणिपुर से 2021 और 2022 में कोविड महामारी के दौरान मास्क, हैंड ग्लव्स बेचने का काम करता था, लेकिन इसमें उसे भारी लॉस हुआ तो दिल्ली में रहने वाले राजू के कांटेक्ट में आया और दोनों ने मिलकर नकली दवा बनाने का काम शुरू किया।